बेटा अभी तक हमने देखा कि जो ब्लड होता है, ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड वाला पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है और उसके अलावा एक फॉर्म्ड एलिमेंट मिलता है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो 55% होता है, जबकि ब्लड के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट का परसेंटेज होता है वो 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर हमने देखा कि केवल 3 चीजें मिलती हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए हमने आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा। जबकि जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका कोई भी कलर नहीं होता, यानी डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को हमने बोला ल्यूकोसाइट। उसके साथ हमने देखा कि प्लेटलेट्स को ही बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, लेकिन किस केस में? लोअर प्लांट या लोअर एनिमल के केस में। इसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मा का जो एक्चुअली कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा के अंदर 92 to 94% तो वाटर ही मिल रहे थे और प्लाज्मा के अंदर 6 से 8% प्रोटीन मिल रहे थे। और ये प्रोटीन एक्चुअली 4 टाइप्स के थे, एक एल्बुमिन था, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा फाइब्रिनोजेन था। जो ग्लोबुलिन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर ये एक्चुअली में 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन। और हमें पता है कि जो गामा ग्लोबुलिन ही होता है वही एक्चुअली में क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो एंटीबॉडी होता है वो हमेशा ब्लड के प्लाज्मा में मिलेगा, जबकि जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पे पाए जाएंगे। अब इसके बाद बेटा हम थोड़ा से एक लेवल ऊपर चलेंगे, हम देखेंगे कि ब्लड के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड। एक्चुअली बेटा जो ब्लड होता है, ब्लड 2 टाइप्स के होते हैं। ब्लड एक्चुअली में 2 टाइप्स के होते हैं। एक बेटा होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप को ही हम बोल सकते हैं एबीओ ग्रुपिंग। अभी एबीओ का क्या मतलब होता है इस सारी चीजों को हम देखेंगे, तो या एबीओ ब्लड ग्रुप बोलो या एबीओ ग्रुपिंग बोल दो, बात एक ही है। उसके अलावा जो दूसरा ब्लड का टाइप्स होता है वो होता है एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप। अब बेटा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप को खोजा था 1900 में। उसी तरह बेटा जो एबी ब्लड ग्रुप है इसे डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय डी कास्टिलो एंड स्टूरली। बेटा किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप है या किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि एबी ब्लड ग्रुप है? आइए बेसिस लिखते हैं। तो बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप का जो बेसिस होता है वो ये होता है प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन का ही दूसरा नाम क्या होता है? एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन। और हमें पता है कि एंटीजन हमेशा आरबीसी के सरफेस पे मिलते हैं, तो ऑन आरबीसी सरफेस। और आरबीसी सरफेस का मतलब होता है कि आरबीसी एक तरह का एनिमल सेल है और एनिमल सेल के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होता है। यानी ये जो एंटीजन आरबीसी पे मिलने, तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही तो एंटीजन मिलेंगे, ठीक। जबकि यहां पे क्या होगा? बेसिक, यहां जो बेसिस है, यहां मैं अब्सेंस नहीं लिख रहा हूं, केवल मैं लिख रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, या एंटीजन का ही दूसरा नाम होता है एग्लूटिनोजन, ऑन आरबीसी सरफेस। और आरबीसी सरफेस का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। अब क्या होता है इसको समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, तो इस चीज का क्या मतलब है? ए बी ब्लड ग्रुप का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं।
सपोज कर लीजिए बेटा कि ये आरबीसी है, सपोज कर लीजिए कि ये आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी है, और आरबीसी एक तरह का एनिमल सेल होता है, तो इस आरबीसी का जो कवरिंग होगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन ही तो होगा, यानी ये सेल मेम्ब्रेन हो गया आरबीसी का। अगर आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, यानी यहां कहीं पे भी ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा, इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। उसी तरह से बेटा सपोज कर लीजिए कि ये आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस पे यानी सेल मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन है, तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, यानी इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये आरबीसी है और इस आरबीसी पे किसी भी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, यानी नो एंटीजन प्रेजेंट्स ऑन आरबीसी सरफेस, यहां पे हम लिख सकते हैं कि नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी सरफेस का मतलब सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। अब इस पर्सन के आरबीसी पे कोई भी एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, तब हम बोलेंगे इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है। उसी तरीके से अब इधर हम समझते हैं बेसिक प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन का ही दूसरा नाम एग्लूटिनेशन ऑन आरबीसी सरफेस, यानी अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा। उसी तरीके से आरबीसी के सरफेस पे अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा। उसी तरीके से अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन प्रेजेंस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ ए और बी एंटीजन यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुप में लिखा गया है कि प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक, उसके बाद एबी ब्लड ग्रुप में क्या लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। यानी इस केस में केवल एक ही डायग्राम बनेगा कि अगर ये आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस पे एक तो हमें ए एंटीजन मिलेगा, ए एंटीजन के साथ साथ हमें इसी आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन भी मिलेगा। अगर इस आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप का मतलब उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप का मतलब उस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप का सिंपल सा मतलब होता है कि उस आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ एबी ब्लड ग्रुप का सिंपल सा मतलब होता है कि इस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे एक तो ए एंटीजन मिलेगा, उसके साथ साथ बी एंटीजन भी मिलेगा। ओके बेटा, अभी तक हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एबीओ ग्रुपिंग होता है या एबीओ ब्लड ग्रुप बोल दो, और दूसरा जो होता है वो होता है एबी ब्लड ग्रुप। अब हम देखेंगे कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होता है, जबकि जो एबी ब्लड ग्रुप होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। अब ये हमारे सामने नया टर्म आया कि मल्टीपल एलिलिज्म या कोडोमिनेंस क्या होता है, इन दोनों चीजों को देखेंगे। आइए समझते हैं। हमने लिखा एक सिंपल सा पॉइंट कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन example of multiple allelism
अब मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है बेटा? नॉर्मली जो एक जीन होता है, एक जीन के पास दो एलील मिलते हैं और दोनों के दोनों एलील्स या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या तो रिसेसिव हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों एलील्स में से एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, यानी हेट्रोजाइगस वाला केस भी मिल सकता है। मल्टीपल एलिलिज्म आने से पहले आपको जीन के बारे में पता होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि जीन क्या होता है, जीन का क्या मतलब होता है? सपोज कर लीजिए बेटा कि ये डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। मैंने कहा कि इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में सपोज कर लीजिए डीएनए के इतने पार्ट से एमआरएनए बने और इस एमआरएनए से प्रोटीन बने, तो डीएनए के इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। यानी इतना जो पार्ट है डीएनए का वो कहलाएगा जीन। उसी तरीके से फिर सपोज कर लीजिए मैंने बोला कि डीएनए के इतने पार्ट से फिर से कोई दूसरा एमआरएनए बने और इस एमआरएनए से प्रोटीन बने, तो फिर से हम डीएनए के इतने पार्ट को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। कि फिर से ये वाला पार्ट कहलाएगा कि ये जीन है। अब मैं कह रहा हूं कि डीएनए के इतने पार्ट से, यहां से लेके यहां तक सपोज कर लीजिए, इतने पार्ट से किसी भी तरीके का एमआरएनए और इस एमआरएनए से प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, तो इसे कहेंगे नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। क्या कहेंगे? नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को मैं नॉन जीन भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि इससे किसी भी तरीके का एमआरएनए नहीं बन रहा है। जब एमआरएनए ही नहीं बन रहा है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इसे इस पार्ट को डीएनए के मैं नॉन जीन भी कह सकता हूं। तो जीन का मतलब होता है कि डीएनए का वह फंक्शनल पार्ट जिससे एमआरएनए बने और फिर उस एमआरएनए से आगे चल के प्रोटीन बने। यानी जीन का हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, सिंपल सा डिफिनीशन जीन का हम लिख सकते हैं। जीन का डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए which code for mRNA, rRNA and tRNA। एक्चुअली में जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक एमआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है। तो डीएनए का वह फंक्शनल पार्ट जिससे कोई सा भी आरएनए बने और उस आरएनए से प्रोटीन बने, तो उतने पार्ट ऑफ डीएनए को ही बोला जाता है जीन। इसीलिए लिखा है कि द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए। ठीक, अब क्या होता है बेटा, जीन ही क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन का ही ट्रांसफर होता है, इसलिए जीन को कहा जाता है कि ये फंक्शनल यूनिट है किसका? इनहेरिटेंस का। तो अगला हमारा पॉइंट है, इट का मतलब जीन, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, लेकिन कौन करेगा? जीन करेगा। ठीक है, तो जीन का ही ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए जीन को बोला जाता है कि ये जीन जो होता है वो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है। अब बेटा नॉर्मली एक जीन के पास 2 एलील्स पाए जाते हैं, यानी अब हम आगे लिख सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में, एक अगर कोई भी जीन है तो एक जीन के पास 2 एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो एलील का डिफिनीशन होता है, एलील को कहा जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, अब ये एलील्स का क्या मतलब होता है? नॉर्मली एक जीन के पास कितने एलील्स हैं? 2 एलील्स हैं। ये एलील्स या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या तो रिसेसिव हो सकते हैं। हो सकता है एक डोमिनेंट एलील हो और एक रिसेसिव एलील हो। आइए इस चीज को समझते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया
हम एक कैरेक्टर लेते हैं और हमने जो कैरेक्टर लिया है वो कैरेक्टर है हाइट, ठीक। और हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन को हम डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने डिनोट कर दिया जीन को, जी से ही डिनोट कर देते हैं कि हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो मैंने जी से डिनोट कर लिया। आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो। तो ये जीन एक तरह का जीन है जिससे हाइट के कैरेक्टर को ये कंट्रोल करेगा। अब हर एक जीन के पास 2 एलील्स होते हैं, तो ये जो हाइट वाला जीन है इसके पास भी 2 एलील्स होंगे। आइए 2 एलील्स इसके दिखा देते हैं कि इसके पास भी 2 एलील्स होंगे। अगर मैंने कहा कि सपोज कर लीजिए कि कैपिटल जी और कैपिटल जी, या तो ये हो सकता है कि जो दोनों एलील्स है वो दोनों के दोनों एलील्स डोमिनेंट है, या तो ये हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है कि दोनों एलील्स रिसेसिव के फॉर्म में प्रेजेंट है, या ये भी तो हो सकता है कि एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा वाला रिसेसिव एलील है। भाई अगर डोमिनेंट एलील मिले तो हाइट ज़्यादा होगा तो टॉलनेस आएगा, अगर दोनों रिसेसिव एलील है तो हाइट कम होगा यानी डॉर्फनेस होगा। लेकिन अगर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट वाला इस रिसेसिव के ऊपर दादागिरी करेगा, इसे कहेगा तुम चुप बैठो, और अकेले जितना ये दोनों मिलके हाइट कर रहे थे उतना ही हाइट ये दोनों मिलके करेंगे, ठीक। यानी इस केस में मुझे तो हाइट टॉल मिलेगा, इस केस में मुझे हाइट डॉर्फ मिलेगा, लेकिन इस केस में ये कैपिटल एलील्स यानी डोमिनेंट वाला एलील्स इस रिसेसिव एलील को शांत कर देगा, और ये दोनों मिल के जितना हाइट कर रहे हैं ये अकेले ही करेगा, यानी इस केस में भी हमें टॉल ही मिलेगा। तो नॉर्मली एक जीन के पास 2 एलील्स, एलील्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल समझा, हमने कहा कि हमने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर हमारा है हाइट, ठीक है। अब हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसे मैंने जी से दिखा दिया कि जी जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाइट कैरेक्टर के लिए। अब हर एक जीन के पास 2 एलील होते हैं, तो इस जीन के पास भी 2 एलील होगा। अगर दोनों एलील्स डोमिनेंट प्रेजेंट है तो टॉल हाइट होगा, अगर दोनों एलील्स रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो डॉर्फ हाइट होगा। अगर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, फिर भी हाइट टॉल ही होगा, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जीन क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं। एक जीन के पास 2 एलील्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल एलीलिज्म का क्या मतलब होता है? अगर कभी भी किसी भी जीन के पास 1 से 2 से अधिक एलील प्रेजेंट है, अगर कभी भी किसी भी जीन के पास जो कि मोर देन 2 एलील प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है मल्टीपल एलीलिज्म। अभी हम मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में समझेंगे, ओके। आइए बेटा समझते हैं अब हम कि मल्टीपल एलीलिज्म का क्या मतलब होता है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने बोला है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो एक तरह का एग्जाम्पल है किसका? मल्टीपल एलीलिज्म के अंदर। मल्टीपल एलीलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है इफ एन इंडिविजुअल which contain more than 2 एलील, नॉर्मली एक जीन के पास तो वैसे भी 2 एलील्स होते हैं, तो मोर देन 2 एलील ऑफ अ जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। कह रहा है बेटा कि अगर कभी भी किसी भी जीन के पास 2 से अधिक एलील प्रेजेंट है तो उस चीज को कहा जाता है मल्टीपल एलीलिज्म। यानी अगर कोई जीन है, उस जीन के पास 2 एलील के अलावा भी और अधिक एलील्स हैं, यानी हो सकता है 3 एलील प्रेजेंट हो, 4 एलील प्रेजेंट हो एक जीन में, तो इस कंडीशन को ही कहा जाता है मल्टीपल एलीलिज्म। इसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन यूज होता है उस जीन को आई से डिनोट करते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन यूज होता है उस जीन को आई से डिनोट करते हैं। इसे देखते हैं, तो हमने लिखा कि लेटर आई इज यूज्ड टू डिनोट ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन जीन। तो लेटर आई यूज होता है
किसे डिनोट करने के लिए? ब्लड ग्रुप के जीन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब समझिएगा बेटा, नॉर्मली आई के पास, आई एक जीन है ब्लड ग्रुप का, तो इसके पास 2 एलील होगा, लेकिन इसके पास 2 से अधिक एलील होते हैं। आइए नाम लिखते हैं भाई। अगर आई ये एक तरह का जीन है तो इसके पास नॉर्मली 2 एलील होने चाहिए, लेकिन इसके पास एक्चुअली में टोटल 3 एलील पाए जाते हैं। जो जब 2 से अधिक एलील मिल रहे हैं तो ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। इसके पास आई ए एक तो एलील ये मिलता है, दूसरा आई बी मिलता है और तीसरा आई ओ मिलता है। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 एलील मिल रहा है, इस 3 एलील के अंदर कौन किससे डोमिनेट करता है और कौन रेसेसिव है। अब इसमें क्या होता है दोस्त कि जो आई ए होता है ये डोमिनेट करता है आई ओ से, सेम इसी तरह जो आई बी होता है ये भी डोमिनेट करेगा किससे? आई ओ से। और जो आई ए और आई बी आ गए हैं तो ये दोनों डोमिनेट करते हैं, यानी 50% इसका भी केस होगा, 50% इसका भी केस होगा। लेकिन अगर आई ए आई ओ है तो आई ए वाला ही डोमिनेट करेगा, आई बी आई ओ है तो आई बी वाला ही डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर आई ए आई बी आ गया तो दोनों का दादागिरी होगा, यानी 50% ये भी शो करेगा और 50% ये भी शो करेगा। अब हम समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, एक्चुअली में ब्लड ग्रुप हमें 4 तरीके के मिले, या तो ए ब्लड ग्रुप मिलेंगे, या तो बी ब्लड ग्रुप मिलेंगे, या तो ए बी मिलेगा, या तो ओ मिलेगा। इस चीज को हम समझते हैं। अगर कभी पूछा गया फिनोटाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज 4। बेटा फिनोटाइप का सिंपल सा मतलब होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपने बोला कि ए बी पॉजिटिव, किसी ने बोला बी पॉजिटिव, किसी ने कहा ओ पॉजिटिव। तो एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप मिल रहा है या तो ए मिलेगा, या तो बी मिलेगा, या तो ए बी मिलेगा, या तो ओ मिलेगा। यानी एक्चुअली यही चारों पॉजिटिव होंगे, यही चारों निगेटिव भी होंगे। लेकिन एक्चुअल में हमें जो ब्लड ग्रुप मिल रहा है वो 4 टाइप्स के मिल रहे हैं। ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है और ओ मिल रहा है। तो 4 ही तो फिनोटाइप पॉसिबल हुए, क्योंकि फिनोटाइप का मतलब ही होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब मैं ब्लड को पूछ रहा हूं तो किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा। तो फिनोटाइप अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप का पूछा जाए तो वो 4 होगा। कौन कौन से? या तो भैया हमें ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, या तो हमें बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, या तो ए बी मिलेगा, या तो ओ। तो यही तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। लेकिन अगर पूछा गया कि नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज, अब इसका आंसर जाता है 6। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप तो 4 होता है, फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जबकि जो जीनोटाइप होता है वो 6 होता है। जीनोटाइप का मतलब होता है कि इसका इंटरनल मेकअप ब्लड ग्रुप का। जैसे इस चीज को हम समझते हैं, अगर सपोज कर लीजिए कि आई ए और आई ए है, एक जीन के 2 एलील्स दिख रहे हैं, आई ए है, तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर सपोज कर लीजिए आई ए और आई ओ आ जाए, तो हमें पता है कि अगर आई ए आई ओ आया तो आई ए डोमिनेंट है। अगर आई ए डोमिनेंट है तब भी इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। उसी तरह से बेटा अगर आई बी आ जाए तब इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। सेम उसी तरीके से अगर आई बी और आई ओ आ जाए तब भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? बी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आई बी और आई ओ आएंगे आई बी जो कि डोमिनेट करेगा इस आई ओ पे, इसलिए ब्लड ग्रुप बी हो गया। उसी तरीके से अगर आई ओ और आई ओ आ गए तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी आई ए आई बी आ गए तब तो जो ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी।
यानी हमें ब्लड ग्रुप तो मिल रहे कितने, एक तो ए मिल रहा है, एक बी मिल रहा है, एक ओ, एक ए बी, यानी ब्लड ग्रुप तो 4 मिल रहे हैं, लेकिन इनका जो जेनेटिक मेकअप है यानी जो जीनोटाइप है वो 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप के केस में ए भी 50% शो कर रहा है अपना दादागिरी, आईबी वाला भी 50% शो कर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि जो एबी ब्लड ग्रुप है वो को डोमिनेंस है, ये भी अपना अस्तित्व शो कर रहा है और ये भी अपना अस्तित्व शो कर रहा है, जबकि IAIO में केवल ए वाला ही अपना अस्तित्व शो कर रहा है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए है। इसलिए कहा जाता है कि जो एबी ब्लड ग्रुप है, ये एबी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल होता है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है एबी ब्लड ग्रुप। जबकि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमें 3 एलील्स दिखने को मिल रहे हैं, IO, IA, IB, ठीक है, ये 3 एलील्स दिख रहे हैं, इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुप को मल्टीपल एलिज्म का कहा जाता है। आप नाम से ही देख सकते हो कि भाई एबीओ ब्लड ग्रुप है तो IA होगा एक एलील, IB होगा और एक IO होगा, तो 3 एलील मिल रहे हैं, इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। जबकि जो एबी ब्लड ग्रुप है, एबी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि हमें एलील तो 2 ही दिखने को मिल रहे हैं, एक IA एक IB, 2 एलील दिख रहे हैं, लेकिन दोनों अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं। ये भी IA भी 50% शो हो रहा है, IB भी 50% शो हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि जो एबी ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस यानी दोनों अपना अस्तित्व शो कर रहे हैं, इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुप हमेशा मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल होगा, जबकि जो एबी ब्लड ग्रुप होगा वो हमेशा कोडोमिनेंस का एग्जांपल होगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीन होता है उसे हम आई लेटर से डिनोट करते हैं। इस आई के पास टोटल 3 एलील होंगे, IA, IB, IO होगा। जो IA, IB होंगे ये दोनों आपस में कोडोमिनेंस होंगे, जबकि जो IA, IB होगा ये दोनों जो कि दादागिरी करेंगे किसके ऊपर, IO के ऊपर। ठीक है, ओके, थैंक यू।